आपका कारगिल युद्ध में जाना हुआ। एक 6 क्लास में उम्र 10 साल के एक बच्चे की उम्र होती है, युद्ध की ABCD नहीं मालूम है और फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है। टाइगर एक नारा दिया, विजय या वीरगति। पिशाच कहा गया उन्हें। सुबह का वक्त बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान थी जिस पर चढ़ना बड़ा असंभव था लग रहा था। जो हम सब आज फिल्मों में देखते हैं ना कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने वो देखे नहीं, जिए नहीं। फिर उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा तो मैं खड़ा था, एकदम से नीचे गिर गया। मुझे भी आभास हुआ कि घुटने से पैर कट गया। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, कुछ दिखने लगा तो देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं और मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पे सर नहीं था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। नमस्कार, मैं हूं रीमा और आप देख रहे हैं हमारे साथ डीकोड लाइफ। ज़िंदगी को आज जो हमारे साथ डीकोड करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि विश्वास का चरमोत्कर्ष किसे कहते हैं, निष्ठा का चरमोत्कर्ष किसे कहते हैं। हमारे साथ आज हैं देश के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र सिंह यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। हमेशा आनंद का विषय रहता है आपसे बात करना, क्योंकि मुझे लगता है योगेंद्र जी आपका जो जीवन है, मैं तो इसको पुनर्जीवन कहूँगी और ये गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये पुनर्जीवन ही है। हाँ। और शायद परमात्मा ने किसी न किसी मकसद के लिए वापस ये जन्म दिया है। तो टाइगर हिल के हीरो योगेंद्र जी, और कोई ये सोच नहीं सकता था कि इतनी गोलियों के बाद में, शरीर पूरा छलनी हो जाने के बाद में, लेकिन फिर भी आत्मा अगर शरीर नहीं छोड़ रही तो एक बड़ा मकसद ईश्वर देता है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। और वही हुआ है योगेंद्र जी के साथ। तो योगेंद्र जी, मैंने जो कहा ये मुझे लगता है सही है, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत कम मामलों में हम ये देखते हैं कि आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है, जबकि शरीर लोगों को मृत प्राय लगता है। इस अवस्था में आप पहुंच जाते हैं कि सब कुछ शून्य लगता है, और वही हुआ टाइगर हिल पे। मुझे लगता है कितनी गोलियां लगी थी आपको? 17 गोलियां लगी। 17 गोलियां लगी थी, पूरा शरीर छलनी हो गया था, और आपने बताया था ये हाथ आपका बिल्कुल लटक गया था। तो ये जो यात्रा थी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बचपन से आपका जो आध्यात्म था या आपकी जो निष्ठा थी ईश्वर के प्रति, क्या वो एक्सेप्शनल थी या फिर इस वाक़ये के बाद चीज़ें बदली? नहीं, ये एकदम से नहीं आता। ये जो है बचपन से जो धीरे धीरे जिस चीज़ को करते हैं ना, तो उसी में वो निष्ठा बनती है। वो एक जीवन का नियम बन जाता है, जिसको लाइफ प्रिंसिपल बोलते हैं। बचपन से, क्योंकि जिस तरह का घर में माहौल होता है वैसे ही बच्चे सीखते भी हैं। तो माँ हमारी बड़ी आध्यात्मिक थी, तो वो पूजा पाठ करती थी, माला जप करती थी। तो उन्हीं को देख देख करके, देखते देखते जो है हमने भी माला जाप शुरू किया। और मैं 16 संडे का व्रत रखा। 16 संडे का? तो संडे यानी हम जो है सूर्य देव को मानते हैं। और इस धरती पर साक्षात अगर कोई भगवान है तो वो सूर्य देव है। सूर्य है। बाकी तो हम सब मूर्तियों के रूप में देखते हैं। और वो एक प्रकाश है, प्रकाश हमारे ज्ञान का प्रकाश, हमारे जीवन का प्रकाश है, जो हमें ऊर्जा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो उसी की उपासना मैंने किया। तो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बैठ करके जो है माला जाप किया करता था। गायत्री मंत्र के जाप चल रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम सही शिद्दत के साथ माला जप, एक माला 5 मिनट में, और लगभग जो है 1 घंटे में 11 माला ही आपकी हो पाएंगी। तो ये, लेकिन कबीरदास ने तो
इस माला के लिए क्या, माला फिरत जुग भया फिराना मन का फेर, करके मन का डार दे मन का फेर। हाँ, इससे आगे की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ये फौज में जाने से पहले ये फौज में जाने के पहले बचपन बता रहा हूँ से आपने आपकी ये एक आध्यात्मिक जर्नी जो यात्रा थी वो शुरू हो गई थी। तो वहाँ जब हम किसी चीज़ को करते हैं उसकी एक रिदम बनती है, लय बनती है, उस लय में ही शक्ति आती है। और जब हम अब जैसे आज बड़ा योग का प्रचलन हो रहा है कि जो योग तो योग क्या, हम आपस अपने आप को जोड़ना, हमारा अगर जो है कुछ है तो वो जो हमारी प्राण वायु है, हम जिसको सांस कहते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रीथ कहते हैं, हम ब्रीथ एक्सरसाइज कराते हैं, ये हमारे लाइफ के हर काम को एक अलग तरीके, एक अलग ऊंचाई तक ले जाती है। तो जब ये टाइगर हिल पर गोली लग रही थी ना, और उस समय अगर कोई दर्द पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा था तो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो ब्रीथ थी वो इतनी डीप हो गई थी, और जितनी ब्रीथ डीप होती है और फिर एक ऐसे डीप होते होते एक ऐसी चरम सीमा पहुंचती है जहां मन शरीर से विदा होता है। क्योंकि जो भी पीड़ा, दर्द, दुख, ईर्ष्या, जेलसी, जो भी ये विकार हैं, गुण हैं, सब कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। और अगर मन शरीर में होगा तो कुछ भी हल्का सा भी लगेगा तो पीड़ा का एहसास करा देगा। और जब पीड़ा एहसास होगी तो फिर आपके अंदर जो हिम्मत है वो टूटने लगेगी। लेकिन जब हमने कर्म को भक्ति समझ लिया और उस कर्म की भक्ति में इतने डूब गया तो ये मन उस समय शरीर से विदा हुआ, और तभी में 17 गोलियां शरीर पर लगी तो उस पीड़ा का, उस दर्द का एहसास तक नहीं कर पाया। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी? आप फौज में कैसे गए? क्या आपने हमेशा ये सोचा हुआ था कि मुझे एक फौजी बनना है? कोई प्रेरणा थी आपकी? कैसे हुआ ये संभव? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसा घर में माहौल होता है ना, वैसे बच्चे के उसके ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल। तो पिता हमारे फौजी थे, उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। वो 8 साल ही सेना में सेवा कर पाए और घर की परिस्थितियों की वजह से उनको वापस आना पड़ा। अच्छा। तो अब वो किसानी करते थे। ये भी है, एक पिता अपनी बहादुरी के किस्से शायद अपने बच्चों से रूबरू आमने सामने बैठ करके नहीं बता पाता। ये है, आज मैं भी नहीं बता पाता हूँ। मतलब पिता और पुत्र के अंदर एक जो संवाद गैप रहता है। हाँ, जो संवाद क्यों है ऐसा? नहीं मालूम। मतलब इमोशनल बहुत होते हैं, मन में भाव बहुत होते हैं पिता के, लेकिन वो अपनी संतान के सामने कभी खुल के, शायद उसे लगता है कि क्योंकि पिता जो है वो अल्टीमेट हीरो है बच्चों के लिए, और पिता अगर भावुकता दिखा देंगे, कहीं से भी ये लगेगा कि पिता भी हमारे अंदर से कमज़ोर है, दिल बहुत मुलायम है, तो फिर उन्हें लगेगा कि फिर बच्चों को लगेगा कि अच्छा ये तो हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर है। हाँ। ये कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं? हाँ, अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चे भी कमज़ोर होने की कगार पे पहुँचते हैं। तो इस तरह के खून खराबे वाले चीज़ें की जो है वो हमसे शेयर नहीं, लेकिन हाँ जब अपने दोस्त होते हैं बचपन के, उनके साथ बैठ करके बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की उन दास्तानों को बताया करते थे। तो गांव का माहौल, शाम के समय सब जो है इकट्ठा होना, बैठना, अपने दोस्तों के साथ जीवन की चर्चाएं करना। तो एक दिन वो बता रहे थे कि हम लाहौर तक पहुंच गए थे 71 में, और लाहौर में पहुंचे तो वहाँ नलकूप के अंदर पाकिस्तानियों ने जहर डाल दिया था ताकि इंडियन आर्मी आए और पानी पिएगी तो मरे। तो तब उस दिन वो बड़े उससे बता रहे थे कि यार खाना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी फौज अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है। बच्चे थे, उनकी बातों को सुन करके लगा यार खाना, पानी और बिना सोए इंसान कैसे काम करता। तब मन में ये भाव जागृत हुए, इन परिस्थितियों को जीना है, देखना है। फिर ऐसे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ने का सौभाग्य। तो 6 क्लास में जब अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का सैनिक अकेला पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर रहा है, और नौवे पे निशाना लगाते लगाते वो हंसते हंसते माँ भारती की गोद में सो रहा है,
और ये वो पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे, उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। और इन्हीं टैंकों की बदौलत पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर रही थी कि ताकि हिंदुस्तान के सैनिकों को नस्त नाबूद कर सकें। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिक और सैनिकों को तो कोई सदियों से नस्त नाबूद नहीं कर पाया, क्योंकि ये धरा जब की तब की ज्ञान की विज्ञान की पुरुषार्थ की परमार्थ की वीरों की वीरांगनाओं की धरी है। और पाकिस्तान तो 1947 से नया देश है, हिंदुस्तान तो सदियों का देश है। जब इस पृथ्वी पर मानवता आई होगी, सभ्यता संस्कृति आई होगी, तब से ये भारत है। और ये सेना भी 1947 की सेना नहीं है, ये तो महाभारत काल की सेना है। तब से युद्ध लड़ती चली आ रही है, तब से इसके पास अनुभव है। शौर्य पराक्रम हमारे रग रग में है, सनातन के डीएनए में है, तो रग रग में भरा हुआ है। तो वो कैसे हम उसको कमजोर होने देंगे? तो जब ये उस कहानी को पढ़ करके तब लगा नहीं, फौज में जाना है। लेकिन एक चीज आज समझ में आती है, एक इंसान दो तरह की लाइफ जीता है, सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। ग्रेट, वेरी वेल सेड। सक्सेस आपको मिल जाएगी, मेहनत करोगे मिल जाएगी, लेकिन लाइफ का अगर पर्पज नहीं मिला तो ये सक्सेस बेकार हो जाएगी। मैंने कभी पढ़ा था, एक रिसर्च हुआ फॉरेन यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जो है रिसर्च था, उसमें उन व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च किया गया जो मरणासन अवस्था में थे। उनसे पूछा गया, तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ समाप्त हो रही है, तुम्हें कोई रिग्रेट है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हर एक इंसान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ रिग्रेट है, हमें उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि हमारे बैंकों में $मिलियन हैं, उसका कोई रिग्रेट नहीं। हमें उसका भी रिग्रेट नहीं है कि हमारे बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, शोहरत है, नाम है, उसका भी। हमें रिग्रेट इसका है कि हमने समय रहते हुए इस लाइफ के पर्पज को नहीं समझा, अपने रिलेशंस को नहीं समझा, अपने माता पिता को वो तवज्जो नहीं दी, तो हमें उस चीज़ का आज रिग्रेट है। तो हम पर्पज की तरफ अगर इंसान चलेगा तो सक्सेस उसके कदमों में अपना आप आ जाएगी। Great. लेकिन हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पर्पज को छोड़ रहे हैं। तो मैंने अपने आप से भी सवाल किया ना, फौज में जाना है तो क्यों जाना है? आपको जवाब बाहर से नहीं मिलेगा, आपकी अंतरात्मा से जवाब मिलेगा, यार युद्ध लड़ना है। एक 6 क्लास में उम्र 10 साल के एक बच्चे की उम्र होती है, युद्ध की ABCD नहीं मालूम है, लेकिन उस समय से उस सपने को कि युद्ध लड़ रहा हूँ इंडियन आर्मी का एक जवान होते हुए, तो उसको आंखों से नहीं, हृदय से, सोल से, आत्मा से जीना शुरू किया। यानी आपको 10 साल की आयु में अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर था। यस। तो उस सपने को जब हम हृदय से, सोल से, आत्मा से जीते, ये हृदय, ये सोल, ये आत्मा तो अल्लाह, वाहे गुरु और परमात्मा का ही तो अंश है। अगर हम परमात्मा के साथ उस चीज को जी रहे हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि आपके उस सपने को कोई पूर्ण होने से रोक सके। तो उस सपने को जीता रहा, पिता की जो, फिर आपके जो एक आदर्श होते हैं जीवन के, जब जिस फील्ड को आप चुनते हैं तो उसके आदर्श आप ढूंढते हैं कि यार इस फील्ड में कितने अच्छा किया। तो मेरा एक आदर्श था, वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पूरी एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है। वो पाकिस्तानी कमांडर जिसने इसके टैंक को उड़ाया, बहुत दिन के बाद जब उनकी आपस में माँ के साथ मुलाकात हुई तो उस हिंदुस्तान की माँ के चरणों को छू करके वो पाकिस्तानी कमांडर कहता है, माँ तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया था। अगर कुछ पल का समय उसको मिलता तो आज मैं नहीं होता। इतनी बहादुरी से वो लड़ा था। तो वो मेरा आदर्श था, उस आदर्श को जीने लगा। पिता की ड्रेसें थी, कॉम्बैट ड्रेस, बूट्स थे, अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से उसको कटिंग करके पहनना, घूमना, बस उसी में जीना। बस इसको जीता रहा, क्योंकि किसान का बेटा भी हूँ, खेत खलियान में काम भी करता रहा। 11th पास किया, 12th में आया और 16.5 साल की उम्र में पहली बार यहाँ मेरठ BRO में भर्ती निकली। मैं चला गया
मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे पास गुण हैं या मैं पढ़ाई में बड़ा ब्रिलियंट था, नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैं एक मीडियम, ना सबसे हाई ना सबसे लो, बस मध्यम में। लेकिन विश्वास दृढ़ विश्वास था, क्योंकि विश्वास अभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। मैं लोगों से, युवाओं से कहता हूँ, देखो अंग्रेजी में बोलती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर इसको हिंदी में बोलोगे ना, आत्मविश्वास, यानी आपकी आत्मा का विश्वास ही है जो आपके अंदर आत्म शक्ति, आत्म बल पैदा कर रहा है। और जो आपका कमजोर शरीर भी है, इसको भी आत्म बल की बदौलत वो आपको लक्ष्य तक ले जाता है। तो मैं तो 48 किलो का था जिस दिन भर्ती होने गया। 1 दर्जन तो केले खाए, पानी पिया, तब जाकर के मेरा 50 किलो तो वजन पूरा हुआ, क्योंकि 50 किलो लेते हैं। हाँ। और फिर रनिंग किया, तो खेत में हल चलाया था, फावड़ा चलाया था, धान काटे थे, गेहूं काटे थे, ठीक है। तो फिजिकल कैसे कमजोर हो सकता था? फिजिकल में भी हम आगे आए। और इतना हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, तो इतना तो टीचर ने हमें पढ़ाया था कि 9th 10th का मैथ आएगा इसमें, इतना तो हम निकाल सकते, पढ़ सकते। अपने घर पे तैयारी करी 1 महीने की, और जब रिटन टेस्ट हुआ आराम से पास हो गए। मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में तो उस दिन धान हम काट करके गए थे, तो दराती लग गई थी यहाँ पे ना, यहाँ से ऐसे इसमें बैंडेज थे। डॉक्टर ने एकदम से बोला ये क्या हुआ? मैं कहा सर धान काटा था कल रात को, तो धान के जो है अंधेरे में वो लग गया। बोला पक्का? मैं कहा हाँ सर, खेत से तो आ रहा हूँ काम करके, देख लो आप। तो जो आप सच बोलते हैं ना, तो वो चेहरे पे दिख जाता है। बिल्कुल, सच का विश्वास एक अलग विश्वास होता है। और सच आपको याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो आ ही जाएगा। फ्रंटल आपका जो फसाड है ब्रेन का, उस पे सच ही आएगा, झूठ नहीं आएगा। बिल्कुल। और चेहरा जो है इंसान का आईना होता है ना। आप जो है कितना ही झूठ को सत्य बोलने की कोशिश करो, लेकिन आपका चेहरा बता देगा कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, है ना। तो उसने एकदम से बोला अच्छा चल ठीक है, और मेरा मेडिकल हुआ, फाइनल मेरिट लगी और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरी माँ को भी मेरे से ज़्यादा विश्वास था। पिता ने बोला था इसको भेजो भर्ती के लिए, भाई ने बोला भर्ती के लिए, माँ ने बोला मत भेजो, ये पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा इसका। चाहिए भविष्यवाणी कर दी थी हाँ। मैंने। और भाई और पिता बोल रहे हैं अच्छा इसके लिए क्या स्पेशल वैकेंसी निर्धारित की गई है? बोला तुम देख लेना, ये सिलेक्शन होगा। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मेरी माँ का विश्वास और बढ़ गया। माँ की वाणी सत्य हो माँ गई की ना। वाणी से, क्योंकि माँ ममता की, प्रेम की, त्याग की जो सबसे बड़ी मूर्त होती है, और वो अपने बच्चे के हर कमजोरी, हर ताकत को पहचान लेती है। पिता में वो गुण नहीं है, वो माँ में गुण है। तो माँ ने, जब माँ की भविष्यवाणी हुई, तो हम बस उस माँ के आशीर्वाद को लेकर के पहली बार जब यहाँ से मुझे भेजा गया, तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भेजा। ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बारे में मैं इतना बस अब्दुल हमीद को पढ़ा था, वो भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के थे। तो जब वहाँ पहुँचा, तो वहाँ उनकी अब्दुल हमीद जी की जो है जीप खड़ी है, वो जोंगा, उसमें RCL गन लगी हुई। फिर एक हमारे 71 वार के मेजर होशियार सिंह, उनको जीवित परमवीर चक्र मिला था, वो भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के थे। तो उनके नाम से वहाँ पर वो जो ड्रिल ग्राउंड था, वो मेजर होशियार सिंह परेड ग्राउंड। अरे जो आप सोच रहे हो परमात्मा उससे कहीं ज़्यादा आपको देता जा रहा है। आप मैनिफेस्टेशन में यकीन रखते हैं कि आप सोचिए और आपको देगा ब्रह्मांड? क्योंकि देखिए, जब हम कुछ सोचते हैं, जो हमारे वर्ड हैं, थिंकिंग है, ये एक पावर है। और जब भी पावर हमारी ब्रह्मांड से जुड़ती है, तो पूरी कायनात हमारे उन चीज़ को पूरा करने के लिए लग जाती है। ये मैं क्योंकि वो बिलीव होने लगता है, आपकी निष्ठा बढ़ने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तो वो सारी चीज़ें होती। अभी आपको ये भी मालूम हो कि जो अभी तक हमने जो है ना शहीदों के स्तंभ देखे, अब वर्ड का यानी शब्दों का भी स्तंभ बन रहा है। शब्द में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, भाव होता है, प्रभाव होता है। हम जो वर्ड बोल रहे हैं, इसके साथ में भी एक ऊर्जा निकल रही है। तो मैं
उस चीज़ को जो है बिलीव किया। परमात्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया कि चल तुझे जो है अगर इस तरह का ही काम करना है और इस तरह की उसमें जाना है तो इनको और अपने अंदर जो है ऐसी ही इन्वायरमेंट में तेरे को लेके आता हूँ। तो उनको चीज़ों को देखा, उस इन्वायरमेंट में हमने ट्रेनिंग किया। और फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है। सबसे कठिन क्या था फौज की ट्रेनिंग में, जिस दिन आपको थोड़ा सा भी ये लगा होगा कि बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना? क्या क्या था ऐसा? फर्स्ट दिन लगा था, क्योंकि फर्स्ट दिन हम एक सिविलियंस, जहाँ हम 6 बजे 7 बजे उठते हैं, है ना, वहाँ से 4 बजे उठना। अच्छा, हम नहीं उठे पहले दिन फौज ने, क्योंकि देखो फौज में जो रीड है फौज की क्या है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, ठीक है। और डिसिप्लिन भी 2 लेवल का होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन और एक फोर्स डिसिप्लिन। उन्होंने बता दिया, अगर उसको समझ करके आप जो है कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर फोर्स के द्वारा भी आपको इसमें ढाला जाएगा। तो नए नए बच्चे थे, हम गए थे, किसी की दाढ़ी आई थी, किसी की नहीं आई थी, तो बक्सा ऐसे रखा था, पहला दिन था, अरे बनाओ ना दाढ़ी, ऐसे बना रहे हैं आराम से मज़े में, चाय पी रहे। और वो जो हमारा इंस्ट्रक्टर था, उस्ताद था ना, वो सामने से देख रहा कि पीटी का टाइम हो रहा है और अभी इनकी सेविंग चल रही है, ये पीटी में कब पहुँचेंगे। कुछ नहीं बोला। जब रह गए 10 मिनट पीटी स्टार्ट के, तब उसने एकदम से बोला, अगले 2 मिनट में शस्त्रागार, जहाँ से हथियार निकालने हैं, वहाँ चाहिए मुझे। फिर तो कैसी भगदड़ मची, मुंह धोया कि नहीं धोया, फटाफट कपड़े पहने, भागे हम एकदम से। अच्छा, हथियार 1 बाय 1 लेना होगा, उसकी एंट्री होगी, उसके पूरा सब कुछ चेक करके वो लिखना, रजिस्टर में साइन करना। 40 आदमी, 40 मिनट तो लगेंगे, 1 मिनट भी अगर होगा। हम 10 मिनट लेट हो गए। पीटी वहाँ स्टार्ट हो गई थी, सब चले गए थे, ग्राउंड खाली था। जो पीटी के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया, बोला आइए, है ना, कहाँ से हैं ये, अच्छा कौन सी कंपनी की, 2 कंपनी, आओ, तुम तो फौज के दामाद हो, तुम्हारा स्वागत होगा। अरे उन्होंने फिर क्या, द फ्रंट रोल, फ्रंट रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, फ्रंट रोल, 20 मिनट रोलिंग रोलिंग रोलिंग। और फिर बोला खड़े हो। अब खड़े हो तो एकदम चक्कर आकर के दाढ़ नीचे गिरे, उल्टी होने लगी, है ना, बंदों पे, और ऐसे बिल्कुल पागल सेट करती है। यार कहाँ फंस गई, हाँ, पहले दिन लगा कहाँ फंस गई। और ऊपर से वो डंडे नहीं मारते, पीटी वालों के पास में रस्से होते हैं, वो रस्सी को ऐसे लपेट करके, रस्सी तो डंडे से भी ज़्यादा लगती है, इधर से रस्सा बज रहा है, उधर से वो हंटर की तरह लगती है। बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। 40 मिनट निकालने हमें महाभारत हो गई। वहाँ से निकले, वहाँ से निकल करके अब तो नहा भी नहीं सकते, क्योंकि अगला पीरियड शुरू है, अगला परेड में जाना है। वहाँ से उठा करके दूसरी जगह गए, तो इन्होंने भी लेट कर दिए, वहाँ भी लेट पहुँचे हम। वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने जो है जाते ही हमारी जो है ड्रिल शुरू कर दी। उस पहला दिन ऐसा था जो सुबह से शाम तक हमें रोटी का निवाला नहीं मिला। उस दिन ये चीज़ समझ में आई कि अगर इंसान अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा तो लाइफ में इसी तरह का डिस्टर्ब रहेगा, इसी तरह परेशानियों को झेलता रहेगा। उसी दिन शाम को नए थे, पहुँचे, तो जो सीनियर हो जाते हैं ना, उनमें तो ऐसा लगता है हम सब जानते हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा अहंकार सा आने लगता है। युवा होते हैं तो युवाओं में तो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, अरे उनको बड़ा फील होता है ना, तो फिर वो उनमें कमियां निकालने लगते हैं, है ना, भाई रोटी जली हुई है, ये है, दाल ठीक नहीं है। तो उन्होंने डाइनिंग हॉल के अंदर ऐसे बैठ करके खाना खाते थे ज़्यादातर, तो उन्होंने वो कच्ची रोटी के जो टुकड़े थे वो ऐसे ऐसे डाले हुए थे। तो जो हमारा सीनियर आया, उसने आकर के देखा, बड़ा रोटी के टुकड़े पड़े, पूरी कंपनी को फॉलो कर लिया। 200 के आसपास हम थे उस कंपनी में, सबको उस बरामदे के अंदर पूरा चारों तरफ से दरवाज़ा खिड़की बंद करके पैक। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे, बोला सबके हाथ में डंडा हो, हमें चारों तरफ से बंद कर दिया। और फिर बोला ट्रोलिंग, कोहनियों के बल, हाथ से कोई भी इस रोटी के टुकड़े को नहीं उठाएगा,
मुंह से उठाएंगे और सबके मुंह में जो है रोटी के टुकड़े भरे होने चाहिए। फिर तो जो है लेट करके भगदड़ सी मची, ऊपर से डंडे बज रहे हैं, सर्दी का समय, 10 मिनट में पसीना पसीना। तब उस दिन लगा यार कहाँ फंस गए, ये तो मार ही देंगे यार, है? फिर लेकिन उस चीज़ से एक चीज़ समझ में आई। तब उसने लास्ट में उस सीनियर्स जो सूबेदार साहब था, उसने जो है बड़ी अच्छी बात कही, यार जिसको तुमने फेंक रखा है यानी रोटी, इस रोटी को प्राप्त करने के लिए आप हजार हजार किलोमीटर दूर अपने घर से दूर आए। अगर ये रोटी की जरूरत नहीं होती तो बेटा तुम यहां नहीं आते। और इस रोटी का तुम अनादर कर रहे हो, तुम इस रोटी का अनादर नहीं कर रहे। ये रोटी आपकी थाली में ऐसे नहीं आई। एक किसान का अनादर कर रहे हो जो सर्दी में, बरसात में, गर्मी में उस खेत खलियानों में काम कर रहा होता है और वो ये सोच करके काम कर रहा होता है कि मेरा देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, उसको रोटी मिले। वो वहां से धान को बोता है, गेहूं को बोता है, फसल को एक माली की तरह उसकी देखभाल करता है, फिर उसकी कटाई होती है, अनाज निकलता है, उस अनाज को पिसवाते हैं, फिर वो आटा बनता है। वो आटा इस कुक के पास आता है, कुक इस आटे से रोटियां बनाता है और रोटी वो जब आपकी थाली में आई वो प्रोसेस के द्वारा, और आपके नखरे शुरू हुए। तुम इस अन्न का नहीं, तुम अपने उस अन्नदाता और इस भारत माँ का अनादर कर रहे हो। तो तब उस दिन समझ में आई, इस अन्न, रोटी कच्ची पक्की जली कुछ नहीं होती, ये हमारे मन का सोच होती है। तो सर कठिनाइयाँ तो आपने पार कर ही ली फौज की, और सीख भी उससे पूरी मिल गई है। और अब बात युद्ध क्षेत्र की, तो कैसे आपका कारगिल युद्ध में जाना हुआ और उसके बाद आप मौत को जीत करके वापस आए। तो ये जो पूरा का पूरा आपका एक संस्मरण, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ये कहानी अपने जीवन की सुनाने के लिए रहता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो है साक्षात ईश्वर से मिलकर के वापस आना। तो क्या था सर, कैसे आपका जाना हुआ कारगिल युद्ध में और फिर क्या हुआ वहाँ पर? कि मैं ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीधी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी कश्मीर में, जो मुझे यूनिट अलॉट हुई थी वो 18 ग्रेनेडियर, वो उस समय कश्मीर के अंदर इंडक्ट हो रही थी। मैं आपको बता रहा था ना अभी कि जब हम जिस सोच या जिस चीज़ को हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो कायनात उस चीज़ को पूरा करने के लिए लग जाती। पहले मैं दूसरी बटालियन में जा रहा था, लेकिन वहाँ से मेरा नाम कटा हुआ, फिर इसमें रखा गया कश्मीर। ब्रह्मांड कहता है यहाँ पे है जरूरत तो यहाँ पे है। तो क्योंकि उसको परमात्मा को वो चीज़ें पूरी करानी थी। तो आज मुझे एहसास ये होता है कि मैं वहाँ गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने भेजा। वो आपकी लक्ष्य और भूमिका बेहतर जानते थे कि यहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। तो वहाँ क्योंकि उस धरा पे 1990 से आज तक हिंदुस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ, उग्रवादियों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही। तो उस युद्ध में मेरे को भेजा, क्योंकि वो जानता था उस धरा पे कुछ दिन के बाद बड़ा युद्ध होने वाला है। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें युद्ध लड़ने के अनुभव मिल सके। इतने सक्षम हम हो जाएं कि जब बड़ी चुनौती, बड़ा युद्ध हमारे सामने हो तो पैर न लड़खड़ाएं, हाथ न कपकपाएं, बल्कि सीना तान करके उस चुनौती, उस युद्ध में जीत को सुनिश्चित कर सके। तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस वहाँ पे हमने किए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वर्ष 1998 आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो सच में कुर्सी भक्त नहीं, राष्ट्र भक्त थे। तो उनको ये एहसास हुआ दोनों मुल्क बारूद की ढेर पर आकर के खड़े हुए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी अगर सुलग गई तो ये मानवता का विनाश होना सुनिश्चित है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया
और ये सच है, जहाँ शांति होती है उन्नति और प्रगति वहीं होती है। किसी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए, किसी सोसाइटी की उन्नति और प्रगति के लिए सोसाइटी में शांति चाहिए, एक घर की उन्नति और प्रगति के लिए घर में भी शांति चाहिए, और एक इंडिविजुअल व्यक्ति की उन्नति और प्रगति के लिए उसके मन और चित्त में शांति चाहिए। अगर मन और चित्त में विचारों का द्वंद्व युद्ध चलता रहा तो हम समय पर कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और न कभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो उसी शांति को कायम रखने के लिए भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, लाहौर बस यात्रा शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर जहाँ सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, कल्पना से परे है, तो ऐसी जगह समझौते थे दोनों देशों के कि विंटर के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी, अपने बेस कैंप में रहेंगी। इंडियन आर्मी एक अनुशासन प्रिय सेना है, तो इन्हें अपने उसी कानून के तहत अपने बेस कैंप में थे, जो कहा गया वो उन्होंने वो करते वही करना है। हाँ, लेकिन वो तो वापस नहीं गए, बल्कि उन्होंने और आगे बढ़ के हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा। हमेशा से चोर। हाँ, तो उनकी तो फिजरत है, उनके लहू में बसा हुआ है धोखा देना, बिल्कुल। पीठ पीछे वार करना, सामने से वार करने की उनकी हिम्मत नहीं। तो लेकिन ये भी उसको पता नहीं है कि जिस देश की धरती पर जन्मा हुआ हर एक इंसान सैनिक ही था। तो तब एक बकरवाल ने सूचना दी कि अपनी फौज को, बोला साहब आप लोग यहाँ हैं तो ऊपर कौन है? बोला क्या बकवास कर रहे हो? बोला सर ऊपर फौज बैठी है। तो उस सूचना को कंफर्म करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया उनकी टीम गई। हम सब जानते हैं कि उस टीम के साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। बिल्कुल पिशाच। उन्होंने तो उसका पूरा अमानवीय क्रूरताओं का जो तांडव होता है ना, उसको भी जो है पार कर दिया। पिशाच कहा गया उन्हें। हाँ। पूरे विश्व में उन्हें। तो ये मैंने वहाँ पे देखा, तो उन्होंने जो है वो जो कैप्चर हो गया, दूसरी टीम गई, दूसरी टीम के कुछ जवान बच के आए। तब उन्होंने बोला हाँ ये तो कन्फर्म है सूचना, ऊपर बैठे हुए उग्रवादी हैं, मिलिटेंट हैं। फिर ये जो कहानी थी या ये जो सूचनाएं थी ये आग की तरह फैलने लगी बड़े स्तर के ऊपर। तो उस समय हमारी बटालियन कश्मीर में थी, तो हमें भी अचानक से वहाँ से विड्रॉल होकर के यहाँ पर भेजा गया। बोला आप वहाँ से मोबिलाइजेशन करके दराज सेक्टर पहुँचो। वहाँ पे क्या बोला, टेररिस्ट आ गए हैं और इस तोलोलिंग पहाड़ी पर 10-12 टेररिस्ट हैं, उसके लिए आप ऑपरेशन हमारा बटालियन डिटेल कर दिया। तो टेररिस्ट के बरखिलाफ तो हम कश्मीर में लड़ रहे थे, तो उसी सूचनाओं के आधार के ऊपर उसी तरह की प्लानिंग करके उस तरह से जो है हमने वहाँ पे हमारी बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने रणनीति युद्ध नीति के तहत वहाँ पे हमले शुरू करवाए। एक के बाद हमले होते रहे और एक के बाद कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी होती रही, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। नायक सूबेदार लालचंद साहब, उनकी टीम गई, पूरी शहीद हो गई। सूबेदार रणधीर सिंह साहब की टीम गई, पूरी की पूरी शहीद हो गई। और वो 28 मई का पल तो मैं आज भी याद है कि जब भारतीय वायुसेना भी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो भारतीय वायुसेना के 3 अटैकर हेलीकॉप्टर्स उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर फायर करने के लिए आए, क्योंकि हम उस समय जो है चढ़ते थे अम्यूनिशन लेकर के, राशन लेकर के। तो मैंने बड़ी नज़दीक से उस हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखा, गिरते हुए देखा, जिसमें माँ भारती का बेटा अजय आहूजा शहीद हुआ था। तब हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सरकार को ये आभास और एहसास हुआ यहाँ टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है। तब उसी दिन 28 मई को भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ, भारतीय वायुसेना ने सफेद सागर शुरू किया, भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। और ये तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल हैं,
और जब ये चलते हैं तो अभेद्य लक्ष्य को भेज सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कमांडर्स ने उस रण क्षेत्र में दुश्मनों की गर्दनों को पकड़ना जकड़ना शुरू कर दिया था। तो जब तीनों सेनाओं ने अपने अपने रण क्षेत्र के अंदर दुश्मनों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया और हमारी बटालियन क्योंकि उसकी कैजुअलिटी होती जा रही थी, तो हायर कमांडर्स को ये लग रहा था कि ये पलटन से सक्सेस नहीं होगी, तो पलटन के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, भाई अपनी पलटन को नीचे उतारो, बोला नहीं हम ये अटैक करेंगे। फिर 2 जून का हमारा लास्ट अटैक था जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन साहब शहीद हुए, जो हमारे बटालियन के सेकंड इन कमांड थे। फिर उसके बाद प्रेशर आया, तब हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने एक नारा दिया, विजय या वीरगति। बोले सर पलटन हमारी नीचे नहीं आएगी, जब तक मेरे बच्चों की बॉडी ऊपर पड़ी है मैं पलटन नीचे नहीं आऊँगा। अगर आपने हमारी हेल्प करनी है तो रीइंफोर्समेंट दे दीजिए। तब हायर कमांडर्स ने एक रीइंफोर्समेंट के तौर के ऊपर सेकंड राजरिफ को चुना और सेकंड राजरिफ के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रन, उन्होंने जब आकर के वहाँ की सिचुएशन परिस्थितियाँ देखी, फिर उन्होंने जाकर के हायर अथॉरिटी को बताया कि यहाँ इन जो हमारे पास स्मॉल आर्म्स हैं इससे ये युद्ध नहीं जीता जाएगा, यहाँ पर आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए। तब जाकर के वहाँ पर आर्टिलरी बफोर्स की गनें वहाँ पर डिप्लॉयड हुई और मुझे याद है कि 11 जून की शाम को जब हमारी इन आर्टिलरी की गनों ने फायर करना शुरू किया, उस पहाड़ी पर आग ही आग थी। और सुबह जब दोनों बटालियन का जब संयुक्त अटैक हुआ तो हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में 12 जून 1999 को तोलोलिंग पहाड़ी के टॉप पर विजय पताका फहराया। अब एक फौज का जो मोमेंटम जीत का बन गया था, अब हमारे जो मनोबल बढ़ गए थे, फिर तो हर सेक्टर में हर जगह पर हमारी फौज ने जीत का सिलसिला शुरू कर दिया। हम आप ऊपर कब पहुंचे हिल पर? मैं तो आ गया था 22 मई को। अच्छा, 22 मई को चला गया था। 22 मई से हमने यही चीज़ देखी। तो इधर अटैक चल रहे हैं तो हम 15 जवान छुट्टी काट करके गए थे उस समय। अच्छा, तो हमें एज फाइटिंग पोर्टर्स कर दिए नियुक्त कर दिया था कि आप जो हमारी ये 2 कंपनियां यहाँ पे लड़ रही हैं इनको राशन, अम्यूनिशन, इक्विपमेंट, वेपन्स की सप्लाई कर। और उसमें हम लगे 22 दिन तक, और 15 जवान में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार सुबह 5:30 बजे नेशनल हाईवे से सामान उठाते थे, 25 से 30 किलो वजन लेकर के। दिन भर पत्थर पहाड़ पे चलते थे, दिन भर पाकिस्तान की आर्टिलरी के बम गिरते रहते थे और फिर हम चलते रहते थे। रात को 2-2:30 बजे ऊपर पहुंचते, फिर 2 घंटे में नीचे भी आते। तो ये ऐसा रूटीन हमारा था। हमने उनके अच्छा शुरुआत में तो मुझे भी लगा यार, जो सपना देख रहा था कि जब युद्ध होगा तो हाथ में राइफल होगी, लेकिन हाथ में राइफल नहीं मिली बल्कि जो है बैग मिला। लेकिन अगले दिन एहसास हुआ यार राइफल चलाना बड़ा आसान है। उसको पता है मोर्चे से सामने तो है दुश्मन, लेकिन जी अप और डाउन चल रहे हैं, कब कौन से कदम पर कौन सी जगह से गोली आकर के सीने को पार कर जाएगी, कौन सा गोला हमारे अगले कदम पर गिर जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। ये उस फायर करने वाले जो काम था उससे भी कहीं ज़्यादा ये महत्वपूर्ण और कठिन काम था। उन्हें पहुंचाना, सप्लाई पहुंचाना, क्योंकि अगर एम्यूनिशन टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो फौज क्या करेगी, तो वक्त से पहले ख़त्म होने से पहले पहुंचना। और क्योंकि स्ट्रैटेजिक रूप से जो उन दुश्मनों की लोकेशन थी वो जो है उनके लिए फ़ायदेमंद थी। हाँ, इस वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके पास तो, क्योंकि वो आराम से ऊपर से बैठे हुए पत्थर भी फेंकते रहेंगे तो फायर करने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो हिंदुस्तान की फौज के जवानों का जो जुनून और जज्बा था इससे वो प्रस्त हुए। आज लोग बोलते हैं बोला जो है इतनी तकनीकी आ गई है ना, अब तो युद्ध तकनीकी से नहीं जीते जाते, सैनिक के मनोबल से जीते जाते हैं। तो हम तो वहाँ वो फर्स्ट हमला हुआ, फर्स्ट वो हुआ,
जीत हासिल होगी, नीचे आए। तो अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ एक प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं युवाओं को ये बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। उसने मुझसे सवाल किया, बोला यादव सर ये बताइए कि फ़ौजी और सिविलियन में क्या फ़र्क है। सर अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुख, आपके भी हमारे भी है, लेकिन एक फ़र्क है। बोला किस चीज़ का? सोच का। कैसी सोच? कि एक सिविलियंस को छोटी सी भी कोई उपलब्धि मिल जाए ना, मैं कहा सर 10 दिन तक काम नहीं करते हैं ये लोग, जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते घूमते हैं। और हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, क्षणिक उसका जश्न मनाती है और फिर सफलता को बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है, ताकि वो सफलता, वो उपलब्धि उसकी यहाँ सिर पे नहीं ना चढ़े, बल्कि बूट की ठोकरों पे रहे, ताकि वो जवान संघर्षशील रहे, कर्मशील रहे, अगले लक्ष्य के लिए अगले तत्पर लक्ष्य के रहे। लिए प्रिपेयर करता रहे। तभी तो हमारा जवान ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग करता है, ताकि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास को जीत सके। तभी तो बोरवेल में बच्चा गिरा, फौज को बुलाओ, बाढ़ आ गई, फौज को बुला लो, भूकंप आ गया, फौज को बुला लो, कहीं कुछ और अप्राकृतिक घटनाएं घटी, फौज को बुला लो। ये फौज के काम थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से जब आए, नीचे उतरे, इक्विपमेंट वेपन का अभी हमें कुछ समय मिला था कि हम मेंटेनेंस कर लें। अगले दिन हमें एक और टास्क मिला, टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी और सामरिक दृष्टि से भी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट किया था। पूरी जो नेशनल हाईवे, उस पर किसी भी गाड़ी का मूवमेंट वो होने ही नहीं दे रही। उस टाइगर हिल को फतेह करना, उस पर वापस कब्जा करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क था। हाइट ज़्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा, वो दूर तक देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। और बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता भी नहीं, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो हमें तो मरना नहीं था, मारना था। इसलिए जो हमारी जो घातक प्लाटून थी, जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, ये 21 जवानों की टीम को सबसे पहले उस पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश और निर्देश मिला, तो हमने रात का समय चुना ताकि वो हमारी मूवमेंट को देख ना पाए, हम दुश्मन को सरप्राइज कर पाए। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस तरह हमने 2 रात और 1 दिन का सफ़र तय किया। जवानों के चेहरों से खून टपक रहा था, क्योंकि -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी हवा चीर देती है स्किन पूरा को। स्किन फट करके खून टपक रहा था, दुश्मन की गोलाबारी बरस रही थी, लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान बेखौफ कदम से कदम मिलाते हुए ऊपर बढ़ते रहे। हम 2 रात 1 दिन का सफ़र तय करने, तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात। 27 साल हो गए। सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान थी, जिस पर चढ़ना बड़ा असंभव था, लग रहा था। तो हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। पत्थर गिरने लाजमी थे, पत्थर गिरे, कुछ हमारी आवाज़ हुई। अंधेरे में हम उनके बंकर्स को नहीं देख पाए। हमारी आवाज़ से, पत्थरों की आहट से चौकन्ने हो गए। वो एकदम से चौकन्ने हुए। उनको आभास, एहसास हुआ कि इंडियन आर्मी यहाँ तक पहुँच गई है। उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे फायर खोल दिया। तो 21 जवानों की जो टीम थी, उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वहाँ से जो टाइगर हिल थी, टॉप था, वो टॉप 50-60 मीटर रहा। तो वहाँ तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150-150, हम केवल 7, लेकिन बिना डरे, बेखौफ, साहस
और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हम उनके साथ लड़ते रहे। 5 घंटे तक लड़े हम, और 5 घंटे के बाद तो वो परिस्थिति, वो दृश्य आए जो हम सब आज फिल्मों में देखते हैं ना, कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने वो देखे नहीं, जिए भी हैं। तो मैं जब सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान होता जा रहा था, तो वहाँ एक जो मैं ऐसे बैठा था, खून भी निकल रहा था, कई जगह पे ग्रेनेड के स्प्लेंडर लग गए थे। तो ऐसे बगल में हमारा LMG-12 लाइट मशीन गन को चलाने वाले जवान है। उस LMG के ऊपर उन्होंने एक जो है गोला दाग दिया, क्योंकि वो ऊपर से धीरे धीरे शोर मचाते, पत्थर मारते बहुत नज़दीक आ गए। उनको हमारी ये वेपन दिखाई दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो जवान थे, तो उनको पत्थर लगे, कुछ टुकड़े लगे, तो एकदम से वो जब घायल हुए थे, ऐसे मेरा प्लेटून हवलदार बैठे थे, हवलदार मदन, वो उनकी तरफ दौड़े। तो उनका वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने एकदम से कहा, योगेन, इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा आज इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। मैं उस वेपन को उठा करके फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, तो एकदम से मैं 7 बंदे तो ये खड़े नज़दीक। मैं कहा, सर ये तो यहाँ आ गए, नज़दीक आ गए। कहाँ पर ये खड़े? बस इतनी मैंने बोल पाया, शायद मेरी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच गई होगी। उन्होंने तो ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरे पीछे लेट करके जवान फायर कर रहा था, दोनों के बीच में करके ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कटी। जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। मुझे कहा, यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ा, मैं कहा, नहीं हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया। एक और जवान ज़्यादा जख्मी हो गया, उसको फर्स्ट एड दिया। सब ने कहा, यार तुम फायर नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बचा सकते हो। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ कर के गया था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला? यार जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे। हम जैसे नए जवान, नए रिक्रूट्स के लिए इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति कुछ हो ही नहीं सकती थी। तभी एक और स्नाइपर वाला हमारा एक लेस नायक था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, ग्रेनेडियर अनंतराम, हम दोनों को बोला तुम दौड़ करके जाओ, उसकी हेल्प करो। जैसे वहाँ से मैंने मूवमेंट किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको नज़र आ गया। फिर उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो मैं खड़ा था, एकदम से नीचे गिर गया। मुझे भी आभास हुआ कि घुटने से पैर कट गया है, लेकिन नीचे गिरते ही मन में आया, देख पैर है कि नहीं। तो ऐसे हाथ मार कर देखा, पैर तो है यार, लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया था। खुद फर्स्ट एड करने लगा। अभी फर्स्ट एड कर रहा था, तब तक एक और ग्रेनेड गिरता, उसका एक टुकड़ा आकर के यहाँ पे लगता, ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, लगा कि आंखें चली गई। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, कुछ दिखने लगा, तो देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मैं बहुत देर तक वहाँ जहाँ पे मैं पड़ा था, वहाँ पाकिस्तानियों का एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे काफ़ी देर तक ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। मैं खिसट करके अपने उस साथी के पास तक पहुँचा जिसकी हेल्प के लिए मुझे जाना था। पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे। मैं उनको बोला, सर आप मुझे फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि नाक से खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। बोला ठीक है मैं करता हूँ, तू फायर कर। मैं थोड़ा सा अपना बंकर्स भी हम साथ साथ बना रहे थे, बंकर बना रहे जा रहे, फायर कर रहे हैं, ऐसे खून को साफ करता जा रहा हूँ खून। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो है अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया, उसको यहाँ पे गोली लगी, इधर से पूरा सर निकला। मैंने एकदम से हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। जैसे बगल में जो था मेरा ट्रेनिंग का साथी, रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटी, और ऐसे लेटता हुआ मेरी गोद में आकर के लेट गया।
एक पल में दोनों साथी शहीद हो गए। एक साथी पीछे से दौड़ करके जैसे ही नज़दीक पहुंचता है, वहाँ एक मोटर का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं और मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पे सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर ज़मीन पर गिर गया। एक और साथी आया, एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके दूर जा कर के गिरते हैं। जब ये शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी उनकी तरफ से मर गया। 40 से 50 पाकिस्तान के जवानों ने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। उनका एक कमांडर अपने सैनिकों को आदेश दे रहा कि जरा इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर 4-4, 5-5 गोलियों का ब्रस्ट मारते थे। बॉडियां ऐसे उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, वो बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, तो मैं आधी आंखें खुलनी थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। फिर उसने पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, कोई इनको पहचान ना पाए। गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे। कई बार मेरी छाती में, पैर में उन्होंने लात मारी। सब कुछ पड़ा, चुपचाप सहता रहा, देखता रहा। छाती पे भी गोली मारी आपको? जब फिर बहुत देर तक ये तांडव चला, उसके बाद बंद हुआ, तो जहाँ से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे, वहाँ हमारा एक पोस्ट था। तो पाकिस्तान के जो कमांडर था, इसने एकदम से बोला अपने साथ, और नीचे जो पोस्ट है हिंदुस्तान का, उनके ऊपर भी हमला करो। तो इन्हें टाइगर हिल हम देंगे, काफिरों को हम देंगे टाइगर हिल। लो टाइगर हिल, गालियाँ दे रहे। बोला इस पोस्ट के ऊपर हमला करो। बस जब हमले वाली बात कान पे लगी, तब लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब उस रब से, उस परमात्मा से बस एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी, मुझे सिर्फ इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ अगर उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। लोग बड़े भजन पूजन करते हैं ना, क्योंकि जहाँ मैं रहेगा ना, मैंने ये किया, वो अहंकार है। जब अहंकार मिटता है ना, तभी परमात्मा प्रकट होता है। तो वहाँ योगेंद्र जी, जब ये अवस्था हो गई आपकी और मरणासन अवस्था थी, ये पूरी तरह से छलनी हो चुका था शरीर, कहते हैं कि इस अवस्था में अवचेतन के अंदर आपको निश्चित रूप से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो पारालौकिक होता है, जैसा आपने कभी महसूस नहीं किया था। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड था उतने वक्त में, जब आप बिल्कुल, आपको लगा कि मैं एकदम निष्प्राण सा पड़ा हूँ, क्या था अंदर सबकॉन्शियस में, क्या चल रहा था उस शून्य में, क्या था? उस शून्य में देखो, उससे पहले क्या हुआ था कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जबरदस्ती करते हैं, जो हमारे सामर्थ्य से भी बाहर होती है। और जब हम प्रयास कर रहे हैं और नहीं मिल रहा, फिर भी हम लड़ रहे हैं, वो अहंकार आ गया। नहीं, इसको तो मैं जीत करके, पा करके ही रहूँगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस परमात्मा को। जिंदा भी रखना तेरे बात है, मरना है तुम्हारा। तो जब ये भाव आया, बिल्कुल शून्यता, ना कोई विचार, ना भाव, ना भावनाएं, ना कुछ, ना ये शरीर, ना संसार, कुछ भी, सब उसके चरणों में था।
उसने जब लास्ट बुलेट भी चलाया ना सीने की तरफ, तब तक थोड़ा सा एहसास था, लेकिन जब वो चल करके ख़त्म भी हो गया तब तो लगा यार मर गया। मुझे एक ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जैसे ना ऐसे आभास मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ मरा हुआ। मतलब इसे कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी एक्सपीरियंस, जब आप अपने शरीर से बाहर जा करके अपने शरीर को देख रहे होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मैं पड़ा हुआ हूँ, है ना। फिर उसी दौरान वो पाकिस्तान का जो जवान हमारे वेपन उठा रहा था ना, उसका पैर मेरे पैर से टकरा गया। जैसे उसका शरीर मेरे से टकराया वैसे ही वापस चेतना आ गई, और चेतना आते ही एकदम से भाव आया, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा ना, अब मरेगा भी नहीं। फिर एक शक्ति का प्रहार हुआ। कहते हैं कि हम शरीर से लड़ रहे हैं, हम शरीर की ताकत दिखा रहे, शरीर में कोई ताकत नहीं है, ताकत आपकी आत्मा में है, जो इस शरीर की ताकत को बढ़ाती है, इस शरीर को चलाती भी है। लोगों ने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। इस शरीर के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं सुंदर दिखने के लिए, या ये सब शरीर के ऊपर ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आत्मा के ऊपर कभी काम दिया, आत्मा को कभी सजोया, कभी संवारा, आत्मा को कभी महसूस किया, उससे साथ जुड़े? नहीं जुड़े। और जब नहीं जुड़ रहे हैं, जब अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तभी हमें ये जीवन कितना भारी दिखता है। लेकिन जीवन भारी नहीं है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तब हमें इसकी जीवन की सौम्यता, सुंदरता का एहसास होता है, कितना प्रफुल्लित ये जीवन है। तो तभी तो प्रेरणा अंदर से, आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तब एकदम से लगा भी ग्रेनेड है ना, फेंक, ग्रेनेड निकाला, फेंक दिया उसके। तो कोट के अंदर हुड लगा था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और गिरते ही जब ग्रेनेड फटा, उसका सर फटा, ऐसे गिरा हमारे ऊपर। तो पाकिस्तान के जवान थे, एकदम खलबली मची की, क्योंकि धमाका हुआ। बोला इनमें से तो कोई जिंदा है। तो जिसने 3-3 बार गोली मार ली वो कैसे कह देगा जिंदा है? बोले नहीं जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो कंफ्यूज हुए, हौसले परस्त होने लगे। वही एक मौका था। मैंने उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, चारों तरफ उन्होंने गोलियों की बरसात शुरू कर दी थी। एकदम से ऐसे पकड़ा मैंने, ये हाथ नहीं हिला, कंधा हिला सिर्फ, क्योंकि इसकी तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, जब वैसे फायरिंग किया तब उनके 4 बंदे मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से जब फायरिंग किया ना, तब उनको लगा हाँ नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस उनमें इतना ही बल है, भाग खड़े हुए। मैं चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पैर की पूरी मसल्स निकल गई है, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल गई है। अच्छा, तो छाती में उन्होंने गोली आपको मारी थी, वो कैसे बच गए फिर आप? क्योंकि यहाँ पर्स था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों में चलते चलते, और उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। इसलिए कहते हैं ना, जब तक आपकी जिंदगी है आपको कोई मार नहीं सकता। तो सिक्कों पे लगी थी तभी, इसलिए जो है शायद माँ भारती है ना, हम कहते हैं भारत माँ, ये कंकर और मिट्टी वाली नहीं, सजीव, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बैटल ऑफ रजांगला। इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी 120 जवानों के साथ चाइनीज सैनिकों के साथ लड़ते थे। उसमें से 114 हिंदुस्तानी सैनिक जवान शहीद हुए, और शहीद होने से पहले 1300 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उसमें से 3-4 जो बंदे जिंदे हुए ना, आज जब मैं उनसे मिलता हूँ उस जीवन की कहानी को, वो एक अलग दृश्य। तो माँ भारती ने चुना कि जो उसके बेटों ने वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं। तो शुरुआत में जो कहा ना कि मकसद से मैं जिंदा हूं, परमात्मा ने किसी ने मकसद से जिंदा,
क्योंकि जो मेडल भी जो मेरे सीने पे लगा है ये मेरा नहीं, ये उन साथियों के लहू का एक चिराग है जिसको शायद परमात्मा ने मेरे सीने पे लगे चुना है, लेकिन ये सबका वो लहू का चिराग है। इस चिराग से अगर मैंने लोगों के जीवन में एक नई ज्योति, सकारात्मक ऊर्जा का अगर दीप जला दिया तो तभी मेरा जीवन सफल है, तभी मुझे इस मकसद से जीवन मिला। तो मैं तो इस अवस्था में था। फिर आपने घसीटना शुरू किया वहाँ आगे से? तक बढ़ता रहा, अच्छा, 5-6 मीटर तक आगे गया। आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन की डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। मेरी आंखों से जब ओझल हुई है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ, फिर पागलपन छाया माइंड में, यार नीचे जाना है, साथियों को बचाना है। तो एक कुछ देर के लिए अवस्था होती है जब मन शरीर से विदा होता है। अब धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में लौटना है। मन वापस शरीर में आने लगा। जैसे मन शरीर में आने लगा तो वैसे ही टूटी हुई हड्डियों की असहनीय पीड़ा का एहसास होने लगा। इस हाथ को फिर ऐसे बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हिल रहा है तो असहनीय पीड़ा। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, धीरे 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 करता हुआ अपने उन साथियों तक पहुँच पाया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा तो किसी का सर नहीं है, किसी का सर। बस अपने जवानों की बॉडियों के बीच पड़ा हुआ ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना। बस रोता ही रहा, बहुत देर रोया। रोना भी कोई कायरता नहीं, रोना एक थेरेपी है, थेरेपी है जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। अंदर की जो पीड़ा असहनीय हो जाए या निराशा असहनीय हो जाए या कोई व्यथा असहनीय हो जाए, अगर आप उसको निकालेंगे नहीं, जैसे लावा जो है एक नियत समय पर अगर उसे जहाँ से निकलना है वो निकलना है। तो बस पड़ा हुआ रोता रहा मैं। जब फिर रोते रोते जब अपने आप से जुड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम बॉडी या शरीर नहीं, हम सोल हैं, आत्मा है। तो आत्मा तो परमात्मा का, यहाँ से मैं रोता हुआ सब अपनी आत्मा से जुड़ा होऊंगा तो अपने परमात्मा से जुड़ा। और उसको जुड़ते ही एकदम से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं ऐसे देखा, कुछ तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन आवाज प्रेरणा, ईश्वरीय बहुत प्रेरणा। दिव्य आवाज थी, बहुत तीव्र आवाज थी। बस फिर बिना सोचे समझे मैं उधर से लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तब मुझे आभास हुआ मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तब नीचे देखा तो मुझे साथी नज़र आई, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से उठा करके मुझे लेकर के गए। जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते, सेम कंडीशन थे। फिर कोई भी मेरा साथी भी नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था मैं जिंदा रहूँगा। मैंने अपने साथियों को बोला मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने पोस्ट को बचाओ, यहाँ हमला होने वाला है। ये बात चलती रही। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ। तो जो फॉरवर्ड में ट्रुप्स होता है फाइटिंग वाला, उसके पास ऐसे साधन संसाधन नहीं होते जिस पे बिठा करके लिटा करके हम उसको भेज सकें पीछे। तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे ले जाने लगे। पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। जवान धीरे 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 करके लेके आ रहे थे। शाम हो गई थी नीचे उतरते होते। तो फर्स्ट एड तो हुआ था, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था, खून लगातार बह रहा था। तो इतना खून बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने एकदम से कहा मेरे बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ साहब? दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर, जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी दे दो। जबान ऐंठने लगी थी बात, बोला पानी तो नहीं मिलेगा। एकदम डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर ने बोला नहीं मैं पानी पिलाता हूँ। थोड़ी सी ग्लूकोज पिलाई,
स्टोव जले, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, एनर्जी महसूस हुई। तो मैं बोला, मैं कहा, उन्होंने कहा कि बेटा कुछ बताएगा? मैं कहा हाँ सब बताऊँगा। क्या हुआ? मैं कहा सब ये घटना घटित हुई है। ये ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम घटनाओं से उनको अवगत कराता चला जा रहा था। सब कुछ होने के बाद फिर एकदम डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पे मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फ़ौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज फायर का। एग्जैक्टली। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं नौजवानों से कहता हूँ, देखिए जब समस्याएं, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती हैं ना, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, ये हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, ये हमारी क्षमताओं का आकलन करने के लिए आती है कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं। अगर आप उस धैर्य रखा, अपने आप पे आत्मविश्वास बना के रखा, तो यही चुनौतियाँ, यही जो कठिनाइयाँ, ये आपका सौभाग्य बन जाती हैं। बिल्कुल, और आपको रिफॉर्म करती हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं। यस। तो फिर यहाँ बेस हॉस्पिटल दिल्ली भेज दिया। मैं तो 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। फिर उसके बाद भारतीय सेना में गया, 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। और फिर सेना में रहते रहते मैं तो 10वीं पास था, फिर 12th किया, BA किया, B.Ed किया, आर्मी के 2 कोर्स किए, और फिर 8 साल एज ए इंस्ट्रक्टर रहा। और अभी 4.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। इसलिए श्रीनगर से कश्मीर, और कश्मीर से श्रीनगर से केरला, कन्याकुमारी तक, राजस्थान से नागालैंड तक, दिन रात कहीं ना कहीं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यूथ के साथ, ताकि इस यूथ को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर सकूं, उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावना को जागृत कर सकूं, क्योंकि इनके अंदर बहुत शक्ति है। दिनकर जी ने युवाओं की शक्ति को पहचाना होगा, तभी उन्होंने कहा था कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय पार। कि भारत का युवा कलम की ताकत से भारत का इतिहास लिख सकता है। अगर हाथ में तलवार दे दी जाए तो भारत का नया स्वर्णिम अध्याय रच सकता है। इतनी क्षमताएं हैं। बिल्कुल। और उन्होंने हर एक इंसान, क्योंकि जीवन चुनौतियों का से भरा हुआ है। अगर देखिए रास्ता अगर प्लेन होगा ना, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और इसको देखो, हमारी जो बॉडी है ना, इसमें भी बहुत बड़ी से, हम जब ECG कराते हैं ना, ECG में ऐसे ऐसे आती है तरंगे, है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है, हार्ट बीट चल रही है बढ़िया, और ऐसे आ गया तो वो लग गया। इससे हम क्या समझे यार, कि जिंदगी ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से परिपूर्ण है। ये कोई सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। और जो इन चुनौतियों को पार कर रहा है, लड़ रहा है, वही तो जिंदा है, बाकी तो सब मृतक है। तो जिंदा रहना है तो लड़ना सीखना हो। बिल्कुल। तभी फिर दिनकर ने कहा कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम ये जब ही सूरमा बन सकते हैं। और आज की जब परिस्थिति को देखते हैं, आज 27 साल पहले 527 माँ भारती के बेटों ने अपने लहू की एक एक बूंद, जीवन की एक एक सांस को हम सब के लिए कुर्बान किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इन 527 में से 300 से ज़्यादा उन वीरांगनाओं से, वीर माताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। उनको 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में लाने का मौका मिला, जहाँ मैंने इस युवा को ये बताने की चेष्टा करी, समझाया कि तुम्हारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें नंबर नहीं आए तो सोचते हो जिंदगी खत्म। ये जो माँ भारती की बेटियां हैं, 20-22 साल की थी जब इन्होंने अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया था।
किसी के 3 महीने का गर्भ था तो किसी के 1 महीने का बच्चा था तो किसी के 1 साल का बच्चा था। तब उन्होंने अपने सुहाग को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। एक विधवा किस तरह से इस समाज में जीवन को जीती है। और मुझे उन साथियों का वचन निभाने का सौभाग्य भी मिला जब लास्ट अटैक के लिए चलते हैं ना, पता क्या कहते हैं, लास्ट लेटर के लिए बोला लास्ट लेटर लिख दो। मैं तो युवाओं से कहता हूँ, अगर आज तुमसे कहा जाए ना, उस समय तो मोबाइल नहीं थे, अगर तुमसे आज कहा जाए कि लास्ट कॉल अपने घर पे कर दो तो शायद नंबर डायल नहीं होगा। और हमारा फौजी एक लास्ट लेटर भी लिखता है, उसमें लिखता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन ये जब हंसते और मुस्कुराते दीवाने शहादत की बेला की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अपने साथी से एक साथी क्या कहता है, यार अगर मैं मर गया ना और तू जिंदा रहा तो तू एक बार मेरे घर जाना, मेरी बीवी से कहना जो मरने के बाद 25 लाख रुपए मिलेंगे ना, उसमें से 15 लाख मेरी बिटिया के नाम से एफडी कर देगी, ताकि जब मेरी बिटिया शादी लायक होगी तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस देश की एक ऐसी माँ भी मिली जिसने बड़े गर्व से कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था। जिस दिन वो 18 साल का हुआ तो उससे कहा, जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। ठीक 25 साल के बाद वो बेटा उसी जगह पर खड़ा होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था जहाँ उसके पिता ने 25 साल पहले शहादत दी थी। और बड़े फक्र से 15,000 स्टूडेंटों के बीच खड़ी होकर के बोलती है, बोले ये जो मेरी बहू बैठी है ना, इसको बता रखा है जिस दिन तेरा पति मेरा बेटा शहीद हो गया उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता अपने बाप का बदला लेने जाएगा। ये हिंदुस्तान की माएँ कह सकती हैं, क्योंकि जब ये अपने बेटे और बेटियों को रण क्षेत्र में भेजती हैं तो विजय का तिलक लगा करके सिर्फ एक कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहद पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मैं तो कहता हूं नौजवानों, जब कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के जख्म मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी जख्म नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी माँ ने कोई कायर औलाद पैदा नहीं करी है, बहादुर पैदा की है। तो यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, यही हमारी जो वीरता है, यही हमारा शौर्य है, और इसको जिंदा रखना हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सुंदर जीवन संस्मरण और ये यात्रा, और इसके साथ आध्यात्म से लेकर के धर्म से लेकर और राष्ट्रभक्ति का जो समन्वय सर आपके जीवन में रहा है, ये अद्भुत प्रेरणा है। मुझे लगता है कितनी पीढ़ियाँ इससे लाभान्वित हो जाएं, कितना सीख लें हम और कितना सुन लें आपको, तो लगता है कि ये निरंतर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका इस समय के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।